नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, शायद ये बात आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान से जो सिग्नल मिल रहा है वो ये है कि आने वाले दिनों के अंदर होपफुली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस जो हैं उनको इंप्रूव करने की एक नई शुरुआत जो है वो की जा सकती है। अब ये बात जो है ये नवाज शरीफ ने बताई है। ये बात लेटेस्ट है, 28 मई 2024 की बात है, जब एक स्टेटमेंट दिया नवाज शरीफ ने। एज यू नो के ही वाज द प्राइम मिनिस्टर और उनके जो भाई हैं वो आज भी पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस लीडर हैं। ही हिमसेल्फ इज ए वेरी वेरी फेमस लीडर, नवाज शरीफ। उनके भाई जो हैं इज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो सत्ता जो है वो अब शरीफ ब्रदर्स के पास है और ऐसे इंपॉर्टेंट समय पर उन्होंने ये बताया है, इस बात को इनफैक्ट एडमिट किया है कि भारत के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का, इस एग्रीमेंट को और किसी ने नहीं, इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने ही वायोलेट किया है। यह बात उन्होंने एक्सेप्ट की है, एडमिट की है। दिस इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी बिग सिग्नल, दिस इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। इसी के साथ उन्होंने कारगिल युद्ध को भी मेंशन किया। कारगिल युद्ध जो है ये जनरल परवेज मुशर्रफ का ब्रेन चाइल्ड था या फिर उनका ये मिस एडवेंचर था। एंड यू कैन इमेजिन के ये जो परवेज मुशर्रफ हैं उनका कितना दबदबा होगा, कितनी ताकत होगी उनके पास के जब ये कारगिल युद्ध की शुरुआत की तो उस समय पर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर को बाईपास करते हुए पाकिस्तान की आर्मी ने इस प्रकार का एक ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एज वी ऑल नो परवेज मुशर्रफ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इतने सालों के बाद अब पाकिस्तान की जो सरकार या फिर पाकिस्तान के इंपोर्टेंट लीडर्स हैं वो इस प्रकार के स्टेटमेंट दे पा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान की आर्मी जो है उसका एक दबदबा अलग लेवल का रहता है। लाहौर डिक्लेरेशन के बारे में उन्होंने बात की है। तो डिस्कशन जो है आज की हमारी, उसमें आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद लाहौर डिक्लेरेशन। क्या है ये दोस्तों? हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब जो हैं वो एक बस में बैठकर अमृतसर से लाहौर गए। वी आर टॉकिंग अबाउट 1999। और जैसे ही वहां पर पहुंचे ही हग्ड नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो हैं उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ही वाज वेटिंग फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पूरा एक डेलीगेशन लेकर गए थे वाजपेयी साहब। इसमें देवानंद साहब थे, जो जावेद अख्तर है राइटर, वो भी बस में थे। क्रिकेटर कपिल देव थे उनके साथ। तो जब वहां पर पहुंचे और जब स्टेटमेंट दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि आई ब्रिंग द गुडविल एंड होप ऑफ माई फेलो इंडियंस। एक आशा को लेकर आ रहा हूं मैं यहां पर और हमेशा के लिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पीस और हार्मनी का एक रिलेशन जो है उसकी एक स्थापना हो। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा उस समय पर 1999 में कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है, राइट। साउथ एशिया की हिस्ट्री की बात करें तो एक नया दिन है, एक नया सवेरा है। तो उस समय पर दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान जो है वो जेन्युइनली कोशिश कर रहे थे कि दोनों के रिलेशंस जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। फिर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में काफी अच्छी डिस्कशन होती है और 12 फरवरी 1999 का वो दिन था जब लाहौर डिक्लेरेशन भारत और पाकिस्तान ने साइन किया। अब ये जो लाहौर डिक्लेरेशन है उसके मेन लक्ष्यों को हम समझ लेते हैं। तो इसमें जो एक सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर वाला जो इश्यू है और दूसरे जो भी इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश दोनों देश करेंगे, राइट। इसके अलावा यह भी कहा कि एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। फिर जो बायलैटरल एजेंडा है दोनों के बीच में, तो जल्द से जल्द ये मेक श्योर किया जाएगा कि इनके पॉजिटिव आउटकम्स दोनों देशों को देखने को मिले। एंड ये भी बात थी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं गलती से इसका इस्तेमाल ना हो जाए, अनऑथोराइज्ड वेपन जो है मींस अनऑथोराइज्ड न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो, ये भी चीजें डिस्कस की थी। दोनों जो है ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर भी बात कर रहे थे। तो काफी अच्छे पिलर्स जो हैं वो हमें लाहौर डिक्लेरेशन के देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ सार्क की भी बात है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। आपके लिए प्रश्न है, बताइए कौन कौन से देश हैं जो सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। साउथ एशियन यानी कि दक्षिण एशिया के ही देश जो हैं वो सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं। तो सार्क एक ऐसा ग्रुप है जो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है और इसके पीछे मेन रीजन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इश्यूज। तो दोनों देश इस बात को जानते हैं और उस समय पर दोनों लीडर्स ने यह तय किया कि इंडिया और पाकिस्तान जो सार्क है उसके विजन को लेकर साथ चलेगा और ये मेक श्योर करेंगे कि जो साउथ एशिया है सारे लोगों को इसका फायदा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, साउथ एशिया का सोशल प्रोग्रेस हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो,
क्योंकि अगर ये दो देश मिलकर काम करेंगे तो बाकी के जो 6 देश हैं उनको भी काफी अच्छा फायदा होगा। और सार्क का पोटेंशियल काफी अच्छा है। कभी सार्क की बेसिक डिटेल्स आप पढ़ोगे, यू विल फाइंड कि ये जो सार्क के 8 देश हैं इनमें इतना पोटेंशियल है कि अगर ये मिलकर काम करें ना तो यूरोपियन यूनियन से भी एक बड़ी ताकत बनने की क्षमता है इन 8 देशों में। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, आई नो कि ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा आपको शॉकिंग लगेगा, लेकिन स्टडी कीजिएगा सार्क को, यू विल रियलाइज कि अगर सार्क जो है वो सक्सेसफुल हो जाता तो बहुत सारे जो अलग अलग जो क्षेत्र है ना, रीजनल ग्रुप्स जो हैं, बहुत अमीर हो जाता ये पूरा साउथ एशिया। इतना पोटेंशियल है साउथ एशिया का, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी की वजह से ये एरिया इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। इसी के साथ साथ जो टेररिज्म है उसको कंडेम करना, टेररिज्म को खत्म करना, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये सारी चीजें भी लाहौर डिक्लेरेशन का पार्ट है। और यह भी तय किया गया था कि फंडामेंटल फ्रीडम्स और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों उस समय पर 1999 में दोनों लीडर्स ने जो स्टेप्स उठाए थे, ये स्टेप्स जो हैं ये काफी अच्छे स्टेप्स थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही लाहौर डिक्लेरेशन हुआ उसके कुछ समय के बाद ही कारगिल वॉर जो है इसकी शुरुआत हुई। 1999 में ये जो परवेज मुशर्रफ हैं उन्होंने देखा कि ये दोनों देशों की सरकारों के बीच में अगर रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की आर्मी का जो दबदबा है, जो रोल है, वो उतना नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक फोर्स तैयार की, राइट। जो पाकिस्तान की आर्मी है उनके लोग ऐसे कश्मीरी मिलिटेंट बनकर कारगिल तक पहुंच जाते हैं। एंड आई एम श्योर यू नो मेनी थिंग्स अबाउट कारगिल, तो मैं बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यू नो के विंटर के टाइम पर टेम्परेचर -30 -40 तक पहुंच जाता है। तो ऐसे समय पर जो पोस्ट होती है तो इनको वेकेट किया जाता है। तो इस जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी तो इसको ब्रीच किया, और फिर पाकिस्तान के ये जो मिलिट्री के जो लोग हैं, ट्रेन्ड सोल्जर्स, वो मिलिटेंट का रूप लेकर ये कारगिल के जो वेकेटेड पोस्ट है, विंटर वेकेटेड पोस्ट्स, तो इनको अपने कंट्रोल में ले लिया उन्होंने। ये एक ऑपरेशन बद्र लॉन्च किया था परवेज मुशर्रफ ने, और इसमें यह था कि कश्मीर और लद्दाख का कनेक्शन जो है ये तोड़ देना है, सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी को आइसोलेट कर देना है। और ये सारी चीजों के बाद वो चाहते थे कि कश्मीर वाला जो डिस्प्यूट है तो भारत जो है वो पूरा कश्मीर उनको गिफ्ट में दे दे, इस प्रकार का एक विजन लेकर वो चल रहे थे। जैसे ही ये सारी चीजें होने लगी, भारत को पता चला, तो भारत ने ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया। हमारी एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर यहां पर ऑपरेशंस कंडक्ट किए। अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग जगह है, ये हार्श टेरेन है। वैसे इस पर्टिकुलर चीज पर कुछ मूवीज बने हैं। मेरी जो फेवरेट फिल्म रही है वो ऋतिक रोशन की फिल्म है लक्ष्य, और लक्ष्य जो है गाने भी काफी अच्छे हैं, स्टोरी भी काफी अच्छी है, और इसमें दिखाया जाता है कि कितनी डिफिकल्ट टेरेन जो है उसको चढ़कर, इट वाज लाइक ए वॉल, राइट। तो एक पूरी एक माउंटेन की वॉल को चढ़कर फिर हमारे सोल्जर्स वहां पर जाते हैं, और फिर कारगिल युद्ध जो है उसमें हमारी जीत होती है। और कारगिल युद्ध में एक दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये पहला ऐसा एक नोटेबल वॉर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर हुआ दो देशों के बीच में, जो दोनों देश हैं ये न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। मींस 1998 में ही पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको टेस्ट किया, भारत ने भी उसी समय पर न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था, एज वी ऑल नो। और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बीच में एक कन्वेंशनल वॉर होना जो है, इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग एंड डेंजरस फॉर द होल वर्ल्ड। और 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल जो है उनको अपने कब्जे में ले लिया, रिकैप्चर कर लिया। एंड दैट्स द रीजन के हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो सेलिब्रेशन है, इनका जो कोर है, जो रूट है, दैट इज वे सारे सोल्जर्स जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए, हमारी जो कारगिल की टेरिटरीज हैं इसको वापस रिकैप्चर करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया हमारे देश के लिए, राइट। हेड्स ऑफ टू आवर सोल्जर्स, जय हिंद टू आवर सोल्जर्स। फिर मुशर्रफ जो है, ही वाज ऑफ कोर्स, उनका जो ये मिस एडवेंचर है वो फेल रहा, तो ही वाज पिस्ड ऑफ। और फिर मुशर्रफ जो है उसने शरीफ को निकाल दिया। जस्ट इमेजिन के नवाज शरीफ जो है वो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते थे, पावर्स जो थे पूरे मुशर्रफ के पास थे। तो ब्लडलेस कू में शरीफ को हटा दिया, और फिर 1999 से लेकर 2008 तक मुशर्रफ ने पाकिस्तान का कंट्रोल जो है वो अपने पास ही रखा। और इस समय पर आप देखेंगे कि आतंकवादी अटैक्स जो है वो हमारे देश पर काफी ज्यादा हुए। तो दोस्तों, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, एक ऐसे व्यक्ति, अब इसी व्यक्ति ने यह कहा है, एक सिग्नल दिया है। तो क्या यह सिग्नल जो है इट इज ए सिग्नल ऑफ पीस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान? क्या ये जो आने वाली सरकार है, अब
एज यू नो के 4 जून को रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का, तो किसकी सरकार बनेगी, वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो जो नई सरकार बनेगी, क्या इसके लिए एक नया सिग्नल आया है पाकिस्तान से कि भाई हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और जो शरीफ ब्रदर्स हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, उनको यह समझना पड़ेगा कि उन्होंने, यानी कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली भारत के साथ रिलेशंस जो हैं उनको 2019 में कट डाउन किया था बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। तो अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको ऑफिशियली एक कदम उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है उसका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि जब तक आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं किया जाता, भारत अपनी इस एक्शन को कश्मीर में रिवर्स नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली रिलेशनशिप को डेवलप नहीं करेगा या फिर रिस्टार्ट नहीं करेगा। इंडिया जो है हमारा देश, हमारा स्टैंड भी काफी क्लियर है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी लास्ट मंथ ही ये बात बताई थी कि ये जो 370 है, इट इज नॉट जस्ट ए स्टैंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी। हमारे देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे देश के ज्यादातर लोग, मेजोरिटी आई वुड से 95-97% प्लस, या फिर आई वुड इवन गो 99% से ज्यादा लोग जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि आर्टिकल 370 जिसको हटाया गया है, दैट इज ए गुड थिंग, राइट। सो ये एक स्टैंड सिर्फ करंट गवर्नमेंट का नहीं है, ओपोजिशन का भी यही स्टैंड है। आई एम श्योर एवरी वन ऑफ अस आर ऑन द सेम साइड व्हेन इट कम्स टू रिमूविंग आर्टिकल 370। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारा था, है और रहेगा, और आज नहीं तो कल हम इसको वापस अपने कब्जे में ले लेंगे। अभी इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का उस पर। और होम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि देखिए आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जो कश्मीर है उसमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिला है। उनका कहना यह है कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर आजादी के नारे लगे, प्रोटेस्ट के नारे लगे, तो वो वक्त दूर नहीं है जब वहां के लोग जो हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग कहेंगे कि भाई हमें पाकिस्तान से निकलना है एंड वी वांट टू ज्वाइन इंडिया, हमें वापस भारत में ज्वाइन कर दीजिए। तो ये है भारत का ऑफिशियल स्टैंड। तो अगर पाकिस्तान प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहता है तो पाकिस्तान हैज टू टेक ए स्टैंड। हमारा स्टैंड जो है इट इज क्वाइट क्लियर। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की डिस्कशन से आपको लाहौर डिक्लेरेशन, कारगिल वॉर और जो करंट अफेयर्स है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बारे में सारी चीजें पता चल गई होगी। एंड डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। दिस इज माय इंस्टा, दिस इज माय FB, and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.